जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आंकड़ों की जो पर्याप्तता से संबंधित सवाल अगर आपके पेपर में आते हैं तो उनको आप कैसे लगाएंगे। दरअसल ये जो एक चैप्टर है आपका, ये चैप्टर यूं कहें कि कई चैप्टरों को मिला करके चैप्टर आपका बना है। दरअसल हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में, और मैं आपको इसको बहुत ही मान के चलिए कि बहुत ही कम समय में हम लोग इसको समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इस चैप्टर में जब भी जो चीज़ें हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो ये किसी इस चैप्टर का पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है। इस चैप्टर का पर्टिकुलर नियम केवल इतना ही है कि जब भी आपको क्वेश्चन का जो प्रारूप होगा कुछ इस टाइप का होगा, और इनमें से आपको दरअसल हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये करते हैं कि यहाँ पर ये जो आंसर दिए गए होते हैं, यहाँ पे जो आंसर ये दिए गए होते हैं, इनको जैसे सवाल लगाना बड़ी बात नहीं है। इसमें सवाल आपसे नहीं पूछा जाता, इसका आंसर आपसे नहीं जानना चाहता है, वो कैसे उसका प्रारूप क्या होगा, ये चीज़ इसका आंसर निकाल पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये चीज़ हम समझ लेंगे। और इनमें चाहे हम बात करें तो चाहे रक्त संबंध हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, दिशा हो, आयु हो, या आपको मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उनमें सवालों को हमको लगाना तो है, ये थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उस सवाल का हम जवाब किस तरीके से देंगे वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं। देखिए आपके यहाँ जो पुलिस में, जो जैसे मैंने जब पूरा का जैसे देखा कि 2006 से लेकर के 2020 तक जितने भी अगर पुलिस विभाग में जो पेपर हुए हैं, उनमें अगर जो कांस्टेबल के पदों पर पेपर हुए थे, उनमें अगर हमने देखा तो हमको मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के दिखे। लेकिन हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि सर पढ़ा दीजिए, तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से आखिरकार है क्या ये। ठीक, देखिए बात ऐसी करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा होगा क्या कि इस तरीके के जब सवाल आपके पास आएंगे तो उनमें एक ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा होगा, और उसी सेंटेंस में आपसे एक सवाल वो पूछेगा, उसी सेंटेंस में उसको आपको सवाल पूछेगा। जैसे इसमें कहा है कि पंक्ति में राम का बाईं ओर से स्थान कौन सा है, पंक्ति में राम का बाईं ओर से स्थान कौन सा है, ये आपसे उसने एक सवाल पूछ लिया। और वो आप उसके बाद उस सवाल पूछने के बाद आपसे कहेगा क्या कि ऐसा है कि इस सवाल का उत्तर देने के लिए हम आपको 2 जानकारियां दे रहे हैं, 2 जानकारियां दे रहे हैं। एक पहली जानकारी ये है, दूसरी वाली जानकारी ये है। पहली वाली जानकारी ये है, दूसरी वाली जानकारी ये है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी जानकारी आप ले करके इसका आंसर बता सकते हैं। अब वो वही चीज ऑप्शन में दे देगा, पहला या दूसरा, मतलब पहली जानकारी या दूसरी जानकारी आपको दे दें तो आप बता पाएंगे। पहली और दूसरी, मतलब इस सवाल का जवाब देने के लिए आप पहली और दूसरी दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। या अगर आपसे ये कह दे कि केवल और केवल दूसरी जानकारी, केवल और केवल दूसरी वाली मतलब जो जानकारी है वो अगर आप दें तो क्या उसे आप मतलब बता सकते हैं ये चीज। और अगर आपसे डी वाला ऑप्शन पूछे, मतलब डी वाला है कि केवल पहले से बता सकते हैं, केवल दूसरे से, और भी कई तरीके के ऑप्शन आपको दे सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर तो केवल इतना ही लिखा है। जैसे ये दे सकता है, आपसे ये कह सकता है कि इसमें जो मान के चलिए कि पहली और दूसरी दोनों से आप आंसर नहीं दे सकते हैं, या केवल पहले वाले से दे सकते हैं। वो तमाम तरीके के जैसे सवाल रहेगा वैसा ऑप्शन आपका बन जाएगा। कैसे करेंगे सवाल को, देखिए इस सवाल में जैसे, और एक चीज और बता दें आपको, दरअसल इस सवाल का आंसर आपको आंसर नहीं बताना है कि आपका आंसर क्या आया है कि राम का बाईं ओर से स्थान 15वां है, 12वां है, 18वां है, ये आपको बताना ही नहीं है, बस वो ये जानना चाहता है। लेकिन हाँ, हमको जब इस सवाल लगाने की जानकारी हमको होगी तभी हम ये चीज लगा भी पाएंगे, और जब लगा ले जाएंगे तब हम बता सकते हैं क्या इनसे हम बता सकते हैं। देखिए समझिए इसको, देखिए कह रहा है कि राम का पंक्ति बाईं ओर से स्थान, तो हमने क्या किया, एक पंक्ति बनाई। अब कह रहा राम का बाईं ओर से स्थान, तो पता है बायां इधर होता है, इस तरफ से राम कहीं बैठा होगा, और राम का बाईं ओर से स्थान ये जानना चाह रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, राम का बाएं, अब देखिए हमको कुछ जानकारियां दी गई हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा इसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देगा, वो इसमें भी दे देगा। अब देखिए जैसे इसमें कह रहा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 20 है। पहली जानकारी ये बताया उन्होंने कि पंक्ति में यानी यहां से यहां तक कुल कितने लोग हैं, 20 हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि केवल आपको मैं इतना बता दूं कि पंक्ति में कुल 20 लोग हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि राम बाईं ओर से किस नंबर पे है। आप कहोगे सर जी इतने में तो नहीं बता पाएंगे, कुछ और बताइए उसका। तो आप अगर दूसरी जानकारी और ये दी गई कि राम का दाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान कौन सा है, 7वां, मतलब कहने का ये है कि दाहिनी तरफ से, इस तरफ से राम किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे। अब आप ये कह सकते हो सर 20 में 7वां यहाँ आ गया, तो इसको थोड़ा बढ़ा करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझिए देखो जैसे कुल 20 लोग थे, इधर से राम कौन से नंबर पे है, राम इस तरफ से कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। अब ये पूछा गया इस तरफ से कौन से नंबर पे आएगा, तो आप इसको आराम से बता सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको देखिए ये चीज आप पढ़ चुके हैं, जब हमने आपको पढ़ाया है कि दाएं और बाएं से स्थान दिया गया हो किसी व्यक्ति का और कुल व्यक्ति की संख्या दी गई हो, 3 चीजें इसमें होती हैं। क्या होता है, कुल बराबर
कुल बराबर L प्लस आर माइनस 1। अब आप देखिए इस सवाल को आंसर आपको लगाना नहीं, लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं तो लगा के ही बताएंगे। देखो कुल कितने लोग थे, 20 थे। बाईं ओर से स्थान ज्ञात करना था, दाहिनी तरफ से आप क्या कर लीजिए, r माइनस 1 कर लीजिए। दाहिनी तरफ से स्थान कितना दिया गया था, 7 दिया गया था, 7 माइनस 1 कर लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। अब इधर अगर L इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 14। L बराबर कितना आएगा आपका, 14, यानी आंसर कितना आएगा, 14वां स्थान यानी होगा वो दाहिनी तरफ, बाईं तरफ से किस नंबर पे होगा, 14वें नंबर पे। तो अब देखिए, अब इसके बाद हम आएंगे आंसर पे आएंगे। तो कुछ लोगों का ये होगा कि सर ये पहला या दूसरा हम टिक कर सकते हैं, पहला और दूसरा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है या और वाले में। तो आपको बात समझिए, देखिए जब अगर आप मान के चलिए ऐसी कोई बात देता, उसमें समझिए ऐसी कोई बात देता जिससे आप मान के चलिए कि जब आप पहले से आंसर दे देते, पहले वाले से आप आंसर दे लिए अगर, तो आप ये कह देंगे कि हाँ हम पहले से आंसर अलग दे रहे हैं और दूसरे वाले से आंसर अलग दे रहे हैं, मतलब आंसर हमारा दोनों से आ जा रहा है। चाहे हमको पहली वाली जानकारी दे दी, अभी सवाल आगे हैं उनको मैं दिखाऊंगा, अगर पहली वाली जानकारी से भी आपका केवल पहली जानकारी दे दी जाए आपको, उससे आपका आंसर आ जा रहा है, तो आप ये कहेंगे हम पहले से भी बता सकते हैं। और उसके बाद पहला वाला ढप लिया जाए, दूसरा वाला आपसे दे दिया, कह दिया ये वाली जानकारी दी जाए इससे भी, तब आप आंसर टिक करेंगे पहला या दूसरा, चाहे पहला दे दिया जाए चाहे दूसरा दे दिया जाए। लेकिन इस सवाल में आपको जब हमने केवल पंक्ति में ऐसे कुछ लिखा था, शायद कुल व्यक्तियों की संख्या 20 है, ऐसा लिखा था। अब जब इसका आंसर हमने आपसे पूछा तो आप केवल पहले से नहीं दे सकते हैं या केवल दूसरे से नहीं दे सकते। जब आपने दोनों की जानकारियां आपने जोड़ी, कुछ यहां से जानकारी उठाई कुछ यहां से जानकारी उठाई, तब आप इसका आंसर बता पाए, तब हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा, यानी कि हमको पहले और दूसरे की जब दोनों अगर हमको सेंटेंस दे दिए जाए तो इस सवाल का उत्तर मैं बता सकता हूं। और कभी कभी ऐसा होगा कि केवल एक से ही उत्तर आप बता देंगे, केवल एक से बता देंगे, दूसरी वाली जानकारी जो है उससे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब फिर आप क्या करेंगे, उसमें टिक कर देंगे केवल पहला। या कभी ऐसा होगा कि केवल आप दूसरे से बता पाएंगे, पहले वाले में उसका कोई रोल नहीं होगा, तो केवल आप दूसरा, वो सवाल है आगे मैं कराऊंगा अभी, तो केवल दूसरा। और कभी ऐसा भी होगा कि दोनों जानकारी लेने के बाद भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो आप उसमें टिक करेंगे कि ना तो पहला और ना तो दूसरा, दोनों ही जानकारियां इस सवाल का जवाब देने के लिए अधूरी हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस सवाल में दरअसल इसको समझाना इसलिए जरूरी हो गया आपका कि आप बाकी के चैप्टर तो पढ़ चुके हैं, अभी देखिएगा इसी में आपका सवाल करवाऊंगा अन्य चैप्टर से भी, तो आपको ये ना लगे कि हम ये पढ़े थे बस ये तो टिक नहीं कर पाए। ठीक, चलिए आगे अगला सवाल देख लेते हैं। 2-3 सवाल 4 लिखे हैं हम, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। देखिए बात ऐसी है, अब इसमें देखिए कह रहा है के और आई बहनें हैं, सेंटीमीटर में उनकी कुल ऊंचाई क्या है। देखिए के और आई बहनें हैं, तो आप देखो के और आई अगर बहनें हैं, के और आई दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। अब इनकी कह रहा है कि सेंटीमीटर में उनकी कुल ऊंचाई क्या है, मतलब के की ऊंचाई कितनी है और आई की ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। अब इस सवाल में ये कह रहा है कि के की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, के की ऊंचाई कितनी है, 150, के की कितनी है, 150। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं दूसरी वाली जानकारी आपको ना दूं, पहली वाली दे दूं, तो आप क्या इस बात की जानकारी हमें बता सकते हो कि के की और आई की ऊंचाई कितनी है। आप कहोगे सर जी इस हिसाब से तो हम जो के है, के की ऊंचाई अगर ये बता दिया गया 150 बताया गया, तो हम के की ऊंचाई तो निकाल लिए, लेकिन आई की ऊंचाई केवल इस वाले से हम नहीं बता पाएंगे, इस वाले से तो केवल के की ऊंचाई निकल के आ रही है। अब आप कहोगे अच्छा अगला और कुछ पढ़ते हैं, आगे क्या है, आई की ऊंचाई के की ऊंचाई की 1/3 है, के की ऊंचाई की 1/3, यानी आई की भी जितनी हाइट है या ऊंचाई है उसके की ऊंचाई की कितनी है, 1/3 है। तो 150 का 1/3 अगर आप करेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर, या 50 जो भी दिखा होगा 50 सेंटीमीटर, हाँ तो 50, यानी आई की ऊंचाई कितनी आई, 50 आई, के की ऊंचाई कितनी आई, 150 आई। अब जरा समझो, देखो अब अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको ये वाली जानकारी बाद में दी जाए, ये वाली देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब दोनों जानकारियां दी गई तब आपने कहा कि हम अब दोनों का बता पाए हैं, अब दोनों का। अच्छा आपसे सवाल में ये नहीं पूछेगा कि आई की ऊंचाई कितनी आई, 50 आई कि 40 है, इससे उसको कोई मतलब नहीं, बस वो ये जानना चाहेगा कि इन दोनों के माध्यम से आप आंसर बता पा रहे हो, तो आप बता पा रहे हो तब टिक करो इसमें कि हाँ पहला और दूसरा हमको दोनों अगर होंगे तब हम बता पाएंगे। कथन फर्स्ट और सेकंड एक साथ पर्याप्त है, मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड दिए जाएंगे तो इसका आंसर हम पर्याप्त है इसका आंसर बताने के लिए। अब देखो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए कि पहले हम ऐसा करेंगे, पहले दूसरा वाला पढ़ने, दूसरा वाले आई की ऊंचाई के की ऊंचाई की 1/3 है। अच्छा देखो अगर आप मान लीजिए जब के और आई थे और अगर के और आई दोनों थी एक साथ,
भैया समझो के और आई थी, आप मान लीजिए पहला वाला छोड़ दीजिए, आई की ऊंचाई के की ऊंचाई की 1/3 है। अगर के की ऊंचाई की 1/3 अगर आई की ऊंचाई है तो हम क्या इस बात से, केवल इस बात से क्या दोनों का आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक के की ऊंचाई ऊपर वाले से नहीं पता कर पाएंगे तब तक आई की ऊंचाई नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं जल्दी से, 2 3 4 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। देखो अगला सवाल ये है, देखिए इसमें कुछ सवाल दिए, मतलब निर्देश दिए गए हैं कि आपको एक मतलब कथन टाइप का दिया जा रहा है और उसमें एक प्रश्न पूछा गया है, ऐसे लिखा होगा आपका, और ये काफ़ी बड़ा लिखा जाता है, तो इसको सवाल देख के घबराइएगा नहीं पेपर में ना, क्योंकि आप लगा पाएंगे आराम से, क्योंकि आपने अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और अगर आप ब्लड रिलेशन आप पढ़ चुके हैं आपको इतनी बात तो समझ में आएगी ही, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करिएगा आप, इसमें ध्यान रखेंगे आप। देखो जैसे सवाल ये है कि डी के कितने पुत्र हैं, बाकी ये चीज़ें जो लिखी गई हैं वो अभी हम इस सवाल जब लग जाएगा तभी हम पढ़ेंगे। डी के कितने पुत्र हैं आपसे ये पूछा गया है। अब देखो ये करा है बी तथा एफ ए के भाई हैं। देखो भैया बी और एफ किसके भाई हैं? ए के भाई हैं, तो इसका मतलब ए के भाई कौन है? बी और एफ। अब लेकिन यहाँ से हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि जो ए है वो इनकी बहन है या भाई हैं, ये कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखेंगे। सी ए तथा एफ की बहन है, यानी जो सी है, सी वो किसकी बहन है? ए की बहन कौन है? सी। और किसकी बहन है? एफ की बहन है, एफ की बहन है। जो सी है वो ए की भी बहन है और एफ की भी बहन है। आगे क्या कहा जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि जो ए है वो उसका भाई है कि बहन है, एफ भी नहीं पता उसका भाई है या बहन है। आगे देखो, अब अगर ये कहा जा रहा है कि सी तथा ई डी की पुत्रियां हैं, सी तथा और क्या बोला है? सी तथा ई। अब देखो समझो बात को, सी ये हो गया है ना, और अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? सी तथा एफ, एफ, अच्छा ठीक, ओहो गड़बड़ कर दिए, कोई बात नहीं, हाँ सही है, मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे एफ था ना, एफ तो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक ठीक ठीक, ध्यान रखिए। देखिए समझिए, ये कह रहा था कि बी तथा एफ ए के भाई हैं, बी और एफ किसके भाई हैं? ए के, ये हमने बना दिया। आगे सी ए तथा एफ की बहन है, यानी कि जो सी है वो ए की बहन है और किसकी बहन है? एफ की भी बहन है। लेकिन हाँ ये तो इसका तो पता है कि जो एफ है उसका भाई हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि ए जो है उसका भाई होगा कि बहन होगा। आगे क्या करता है? सी तथा ई डी की पुत्रियां हैं। सी और कौन? ई। सी और ई किसकी पुत्रियां हैं? ये दोनों किसकी पुत्रियां हैं? डी की। अब देखिए अगर सी तथा ई डी की पुत्रियां हैं, लेकिन यहां से ये चीज तो कंफर्म नहीं है डी उनकी माता है कि पिता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये भी नहीं, अच्छा अगर ये मान लीजिए माता भी होती तो हमको इससे कोई मतलब नहीं था, या पिता होते, या अगर नहीं पता है तब भी। लेकिन हाँ ये पूछा गया कि डी के कितने पुत्र हैं, डी के कितने पुत्र हैं। अब ये तीनों जानकारियां बता दी गई, बताने के बाद अगर मैं आपसे कहूं तो इनके ये 2 तो पुत्रियां हो गई, ये 2 हो गए पुत्र, लेकिन ये बताओ इसके बारे में कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में कंफर्म ये पुत्र है कि पुत्री है। तो हम अगर तीनों हम देख रहे हैं, तीनों ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को देख रहे हैं, तभी हम आंसर देने के लिए मतलब देने पर हम पहुंच नहीं पाए हैं कि हम एकदम करेक्ट आंसर इसका बता पाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा इस सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जैसे बी वाले को देखेंगे, यदि कथन तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड डाटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यही वाला आंसर आप क्या करेंगे? टिक कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। अब आप एक चीज और भी देख पा रहे होंगे यहाँ कि जैसे आप ये देखेंगे कि भाई जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो कभी ब्लड रिलेशन से आ जा रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि मतलब अभी दिशा और दूरी वाले भी सवाल आ जाएंगे इसमें, अब पता चले कि कोडिंग डिकोडिंग का भी सवाल आ जाएगा। तो आपको बेसिक रीजनिंग इसमें आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आ रही तो आप लगा ही पाएंगे, फिर दिक्कत हो सकती है आपके लिए। आपको रीजनिंग आ रही तो बस इसका इसमें एक मतलब दिक्कत ये आती है कि हम ऑप्शन नहीं ढूंढ पाते कि इसको किस तरीके से हमको लगाना है। ठीक, चलिए सवाल देखते हैं। देखिए सवाल ये था कि पी टी जे एफ और एल में सर्वाधिक अंक किसे मिले। देखो कौन कौन था भैया, पी टी जे एफ और उसके बाद एल, ये था। अब कर आगे सर्वाधिक अंक किसे मिले, तो अब देखो हम लोग शुरू करते हैं। P को J व F से कम अंक मिले। देखो तो जो जिसको कम मिल रहा है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, जिसको ऊपर रहा है तो उसको ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं P को J और F से कम अंक मिले। भाई P है, P को J और F से कम अंक मिले, तो समझो बात को। तो हम क्या करते हैं, ऐसे J और F को यहाँ बना लेता हूँ। अच्छा P को नीचे इसलिए मैंने लिखा कि जैसे मान लीजिए 6 लोगों की लिस्ट है और 6 लोगों की जो लिस्ट है 1 2 3 4 5 और 6, बस बहरहाल इसका लगाने का तरीका ऐसे वाला भी है, लेकिन यहाँ 6 लोग हैं तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे P है, P को J और F से कम अंक मिले, इसका मतलब लिस्ट में P नीचे आएगा, J और F इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अच्छा अगर मैं केवल इससे पूछूं कि इससे आप ये बता सकते हैं कि सर्वाधिक अंक किसको मिला, तो आप कहेंगे नहीं बता सकते। फिर दूसरा देखते हैं, T को F से ज़्यादा, यानी जो T है
टी को एफ से किसे एफ से ज्यादा अंक मिले, टी को एफ से, यानी इसका मतलब टी कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, एफ से ज्यादा अंक मिले लेकिन एल से कम अंक मिले, यानी इस टी को एल से कम अंक मिले, तो इसका मतलब एल के ये टी कहाँ होगा, नीचे होगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए आप, देखिए जब ये जे और एफ था, इसका अंक किससे, जे और एफ का अंक पी से तो ज्यादा था, लेकिन अब ये चीज तो इन्होंने बता दिया कि जो टी है उसका अंक एफ से ज्यादा है लेकिन एल से कम है, ऐसा कुछ बोला है ना, एल से कम है, वो तो हमने बना दिया। लेकिन अब ये जो जे बच रहा है, जे का जो अंक है वो अभी कंफर्म नहीं है कि ये टी के यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो कुल कितने थे, ये 5 थे ना, 5 में, हाँ आगे देख लेते हैं। जे को सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं, जे को सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं। अब जरा समझो, देखो जे को अगर सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि जे ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा, और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये, अब आप ये कह सकते हो कि सर जे को क्या हम नीचे ला सकते हैं, नहीं नीचे नहीं आएगा, जे रहेगा पी के ऊपर है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ एफ से ज्यादा, एफ के ज्यादा नंबर है कि जे के, या टी के ज्यादा नंबर है या जे के, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। अब देखो बात, हमसे सवाल क्या पूछा गया है, में सर्वाधिक अंक किसे मिले, सर्वाधिक अंक किसे मिले, तो हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि सर्वाधिक अंक किसको मिले हैं, एल को मिले हैं। हाँ देखिए अब आपको इसका आंसर तो बताना नहीं कि सर्वाधिक अंक एल को मिले हैं, अब आपको ये देखना है कि क्या हम तीनों जानकारी, अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, तीनों जानकारियां जब हम लोगों ने पढ़ी तब हम इसका आंसर दे पाए, तभी तो दे पाए ना इसका आंसर। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 को हम बता दें, जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा ना कि मान लीजिए लास्ट वाला आप मत पढ़िए, लास्ट वाला मत पढ़िए, तो अगर लास्ट वाला नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि जे जो है एफ से ज्यादा हो, टी से ज्यादा हो, और उसके बाद एल से भी ज्यादा हो। इसलिए ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसने कहा है कि जो जे है उसका पी से ज्यादा नंबर है, और पी से ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि इसका एफ से भी ज्यादा नंबर हो सकता है, टी से भी ज्यादा, हाँ पी के ऊपर है ये चीज कंफर्म है, लेकिन इसके इनमें से किसके ऊपर है ये चीज कंफर्म नहीं। लेकिन लास्ट में एक जानकारी ये दी गई, जे को सर्वाधिक अंक नहीं मिले, इसका मतलब जे है ऊपर नहीं है, इसका मतलब जे कहां, यहीं कहीं बीच में होगा। अब बीच में कहां, ये चीज हम कंफर्म नहीं कह सकते। अब अगर हमसे अभी ये पूछा जाता कि जे को टी से ज्यादा नंबर मिले या कम मिले, तब हम कंफर्म नहीं कर सकते। अगर हमसे ये पूछा जाता जो जे है इसको टी से ज्यादा नंबर मिले हैं या कम मिले हैं, तब हम ये कंफर्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर ये पूछा गया सर्वाधिक अंक, सर्वाधिक तो एल को मिले हैं, इसका मतलब ये जब तीनों जानकारियां हमको दी जाएंगी तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें ये चीज का रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों जानकारियां जब हमको दी जाएंगी तभी हम इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर इसमें भी तो दिया गया फर्स्ट या तो सेकंड या थर्ड, तो देखो या का मतलब ये होता है कि हम इससे भी आंसर बता पाएं, इससे भी आंसर बता पाएं, इससे भी, मतलब इसमें हमको किसी की भी जरूरत ना पड़े। फिर अगर या का मतलब ये है कि हमको केवल पहला वाला दिया जाएगा, उससे आंसर हम बता देंगे इनमें सबसे ज्यादा किसका नंबर है। और अगर लास्ट वाले का देखेंगे तो लास्ट या का मतलब ये है कि इसका हम अलग आंसर बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए कि संभवतः आखिरी सवाल होगा ये। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपसे पूछ लिया गया। देखो कोडिंग डिकोडिंग में अब देखिए इसमें जैसे हमने आपका कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है, मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है, मैंगो के लिए आप मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है। कोडिंग डिकोडिंग में आप निकाल पाएंगे कि जब इधर कुछ शब्द दिए जाएंगे, इधर कुछ दिया जाएगा, इधर कोई संख्या दी जाएगी, इधर कुछ शब्द दिए जाएंगे, इनको कंपेयर करके जैसे हम लोग XYZ वाला नहीं निकालते थे, वैसे ही अगर आपको आता है तब आप ये निकाल पाएंगे। इसको क्या करना है, अब हमसे क्या पूछा, मैंगो का प्रतिनिधित्व करता है, तो इनमें से मैंगो का कोड आखिरकार कौन सा होगा। तो आप देखो आई लव, अगर मान लीजिए केवल इतना पहला वाला सेंटेंस आपको दे दिया जाए और आपसे इसमें ये पूछ लिया जाए दूसरा वाला ना दिया जाए, तो क्या इससे आप बता सकते हो कि मैंगो का कोड कौन सा होगा। तो अब आप ये तर्क लगाओ कि ये पहले नंबर पर लिखा है, तो पहले पे लिखा है, तो भाई रुक जा, पहले पे लिखा है तो इसका कोड ये, दूसरा लिखा है ये, तीसरे का ये, ऐसा नहीं होता है, कोई तर्क होना चाहिए। और जब अगर केवल मान लीजिए दूसरा वाला दे दिया जाए तो दूसरे वाले से भी आप नहीं बता पाएंगे। करना क्या होता है इसमें कि अब हम दो जैसे दो समीकरण होगा तो इनको आपस में तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, देखो बाबू अगर इधर मिल रहा है आई लव मिल रहा है, इधर आई लव मिल रहा है, तो अगर ये आई लव इधर मिला है पहले वाले समीकरण में और दूसरे वाले में भी आई लव मिला है, यानी कि एक दो शब्द मिले ना, तो इसका उधर जो कोड किया गया ना उसमें भी 2 शब्द कॉमन होंगे, जैसे ई और ला, ई और ला। इसका मतलब यह आई लव का कोड क्या होगा, ई और ला हो जाएगा, ई और ला हो जाएगा। अब अगर आप हमसे ये जानना चाहें कि सर इसमें आई और लव में से किसका कोड इसमें ई है और किसका ला है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इनमें एक अक्षर था तो एक का ये हो जाएगा, इसमें 4 है तो 2 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। देखो जैसे अब देखो इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर एक शब्द बचता है, यहां पर एक शब्द बचता है, तो मैंगो का कोड ये वाला हो जाएगा और ऑरेंज का कोड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप हमसे पूछे कि लव का कोड क्या होगा, तो लव का कोड मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूं कि ई होगा या एल होगा। तो लव का कोड अगर आपसे पूछे जाएगा तो ई या एल, ऑप्शन देंगे ई या एल। बहरहाल ये यहाँ पे सवाल नहीं, सवाल ये पूछा गया है कि ये बताइए कि प्रतिनिधित्व करता है इनमें से कौन सा मतलब ऑप्शन होगा जहां से आप मतलब इसका आंसर दे पाएंगे। तो हम आंसर इसमें क्या टिक करेंगे, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त
पर्याप्त हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं बात आपके समझ आ गई होगी। सवाल ऐसे आएंगे तो आपके छूटने नहीं चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर आप मान के चलिए गलत होने के चांसेस इसमें थोड़ा सा रहते हैं। बाकी सवाल का लगा करके आपको जवाब देना ये जरूरी नहीं है कि मैंगो का कोड क्या आया है, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो यही जानना चाहेगा कि हाँ इसका सवाल आप आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।